जी आपकी हो रही है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास है CML। CML मींस क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। अब तक हमने पढ़े एक्यूट ल्यूकीमिया, आज हमने पढ़ना है क्रॉनिक। अब मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स पीछे बता चुकी हूँ कि क्रॉनिक किस तरीके से होता है और एक्यूट किस तरीके से होता है। ठीक है। अब वो जो पीछे सारा कुछ बताया था उसमें थोड़ी सी एक चेंज करूंगी, एक वेरिएशन बताऊंगी, और फिर आपको AML सॉरी CML समझ आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि जो क्रॉनिक ल्यूकीमियाज हैं वो क्रॉनिक क्यों हैं? क्योंकि उनकी स्लोअर प्रोग्रेशन है। ठीक है। अब स्लोअर प्रोग्रेशन है, इट मींस कि इट विल टेक टाइम कि वो अपने सिम्टम्स शो करे या फिर कोई लीथल या फिर फेटल जो है रिजल्ट कॉज करे, यानी कि डेथ तक लेकर जाए। ये बहुत ही टाइम टेकिंग है, बहुत साल साल जो पेशेंट्स हैं इस कंडीशन में गुजार जाते हैं। अब ये CML है, ये सारे ल्यूकीमियाज में से 50% कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि जितने भी कॉजेज, जितने भी ल्यूकीमियाज होते हैं उसके केसेस होते हैं, उसमें से 15% केसेस CML के होते हैं। अब हमने पढ़ा था कि AML हो रहा था किस पे? अर्ली सॉरी लेट एज में हो रहा था। ठीक है। और उसका हमने बताया था कि जो लेट ऑनसेट है वो तकरीबन 65 ईयर्स उसकी एवरेज एज है, 60 ईयर्स के बाद होता है। ALL का हमने कहा था अर्ली एज में होता है, मोस्टली चाइल्डहुड केसेस होते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो CML है ये किसी भी एज पे हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज है। अब ये मैं पीछे वाली बातें इसलिए आपको याद करा रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर सिनेरियो आए और उसमें एज मेंशन हो तो वहां से आप लोग डायग्नोज कर सको। ठीक है। AML में हमने कहा कि लेट एज में हो रहा है, आफ्टर 60 ईयर्स, और उसके बाद ALL में अर्ली चाइल्डहुड में 3 to 7 ईयर्स ऑफ एज, जबकि CML किसी भी एज में हो सकता है। ठीक। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि इसमें जेंडर का कोई डिफरेंस है कि नहीं है। इसमें किसी भी जेंडर में हो सकती है, लेकिन इसमें मेल्स में थोड़े से ज्यादा रेशो है एज कंपेयर टू फीमेल। वन 1.4:1 आता है। इधर लिखा है मैंने। देखो, इसमें क्या है कि आपके पास जो मेल्स हैं उसमें थोड़ी सी ज्यादा डोमिनेंस है एज कम्पेयर टू फीमेल्स के। केसेस थोड़े से मेल्स के ज्यादा होंगे, और किस रेशियो में ज्यादा होंगे? 1.4:1, यानी कि 0.4 का डिफरेंस है। ठीक है। और अभी हमने कहा किसी भी एज में हो सकता है, बट जो इसकी मोस्ट कॉमन एज है वो 40 to 60 ईयर्स में एग्जिस्ट करती है, यानी कि 40 साल से लेकर 60 साल की एज के बीच में जो जितने भी एज ईयर्स आ रहे हैं, जितना भी इसमें इंटरवल बन रहा है, वो जो है CML के लिए मोस्ट ससेप्टेबल है। लेकिन उसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड में भी हो सकते हैं, नियोनेटल केसेस भी हो सकते हैं, और लेट एज में भी हो सकते हैं। ठीक है। मे अकर इन नियोनेट्स, चिल्ड्रन और वेरी ओल्ड एज। अब ये CML होता क्या है, होता किस तरीके से है? दिस इज द क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। अब आप लोग कहोगे कि आपने तो मुझे कहा था, आप लोगों ने तो हमें बताया था कि जो क्रॉनिक केसेस होते हैं उसमें डिफरेंशिएटेड सेल्स में मसला होता है, डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये क्लोनल डिसऑर्डर है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का या फिर माइलॉइड सेल्स का। ठीक है। अब ये अंशा ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि आपसे सवाल करना है कि हम सीनियर्स ने कहा है कि ब्लास्ट सेल CML में नजर आते हैं। तो अब मैं आपको ना उसका थोड़ा सा रीजन बताने लगी हूँ। अब होता क्या है, ये है आपके पास एक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक। इसने डिफरेंशिएट होना है माइलॉइड स्टेम सेल में और लिम्फोइड सॉरी माइलॉइड प्रोजेनिटर में और लिम्फोइड प्रोजेनिटर में। माइलॉइड ब्लास्ट बनाना है और साथ में लिम्फोइड ब्लास्ट बनाना है। आप लोगों को कैसे शो हो रहा है? जी आप ही। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो म्यूटेशन होनी है ये इसी स्टेज पे होनी है, ब्लास्ट सेल पे ही होनी है। ठीक। जैसे कि आपके पास AML में होगी थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर यहाँ पे भी ब्लास्ट सेल में हो रही है तो फिर ये क्रॉनिक कैसे हुआ, और इसमें ब्लास्ट सेल्स किस तरीके से कम होंगे? अब यहाँ पे ये म्यूटेशन इस तरीके से होती है कि इंक्रीज प्रोलिफरेशन के साथ साथ इंक्रीज डिफरेंशिएशन भी हो रही है।
वहां पे एएमएल में हमने क्या देखा था कि इंक्रीज प्रोलिफरेशन है, साथ में एपोप्टोसिस खत्म हो गई है और डिफरेंशिएशन ब्लॉक हो गई है। तीन इवेंट्स पढ़े थे एक्यूट ल्यूकेमिया में कि इंक्रीज प्रोलिफरेशन, डिक्रीज और रिड्यूस्ड एपोप्टोसिस ताकि सेल की डेथ ना हो सके, और उसके अलावा ब्लॉकेज इन डिफरेंशिएशन। ये तीन पॉइंट्स देखे थे हमने एक्यूट ल्यूकेमिया में। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को बता रही थी कि एएमएल में हमने क्या देखा था कि माइलॉइड ब्लास्ट या माइलॉइड अर्ली प्रिकर्सर में क्या हो रही थी, म्यूटेशन हो रही थी, उसके नतीजे में बहुत सारे ब्लास्ट सेल बन रहे थे। अर्ली स्टेज पे म्यूटेशन की वजह से डिफरेंशिएशन ब्लॉक हो गई थी, और जितने भी सेल्स बन रहे थे वो बहुत ही अर्ली स्टेज के थे, और मोस्टली उसमें ब्लास्ट सेल्स आ रहे थे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी माइलॉइड के जो अर्ली प्रिकर्सर है, मोस्टली ब्लास्ट सेल्स वाले स्टेज, इधर ही आ रही है म्यूटेशन। बट हो क्या रहा है, इस किस्म की म्यूटेशन है कि इंक्रीज प्रोलिफरेशन के साथ साथ इंक्रीज डिफरेंशिएशन भी है और रिड्यूस्ड एपोप्टोसिस है। यानी कि अब ये जो सेल्स हैं, रिड्यूस्ड एपोप्टोसिस की वजह से डेथ तो इनकी नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रहे, बट जैसे जैसे ये प्रोलिफरेट हो रहे हैं वैसे वैसे ये डिफरेंशिएट भी हो रहे हैं। अब जब इंक्रीज प्रोलिफरेशन में इंक्रीज नंबर हो रहा है, तो साथ साथ डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि हर सेल जो कि मैच्योर हो रहा है उसके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, ल्यूकोसाइटोसिस करेगा। इंक्रीज प्रोलिफरेशन और साथ साथ इंक्रीज डिफरेंशिएशन, इट मींस कि हर सेल अगर मोनोब्लास्ट था तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मोनोसाइट में, और बहुत ज्यादा मोनोसाइट बनेंगे। इसी तरीके से माइलोब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेन्युलोसाइट्स में, और उसके अलावा आपके पास बेसोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, और वो ना सिर्फ डिफरेंशिएटेड हैं, इंक्रीज्ड इन नंबर भी हैं। ठीक। अब देखो, इससे क्या हो गया, ल्यूकोसाइटोसिस हो गई है। क्यों? क्योंकि सेल्स की प्रोलिफरेशन भी ज्यादा है और डिफरेंशिएशन भी ज्यादा है। अब बन मैच्योर सेल्स गए हैं, नो मसला एट ऑल अभी तक, लेकिन इसमें अभी तक इशू क्या आया है कि सेल्स के नंबर ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से माइलॉइड जो लीनिएज के सेल होते हैं वो कॉमन एरिथ्रॉइड और मेगाकैरियोसाइड प्रिकर्सर भी बनाते हैं। अब समटाइम्स इस प्रिकर्सर में भी इंक्रीज प्रोलिफरेशन और इंक्रीज डिफरेंशिएशन हो सकती है, जिसके नतीजे में प्लेटलेट्स भी आपको किसी केस में ज्यादा नजर आते हैं। मोस्टली आपको ल्यूकोसाइटोसिस के साथ साथ थ्रोम्बोसाइटोसिस भी नजर आती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जी आप भी। अच्छा, अब मैं आप अंशा अंशा आप मीटिंग में हैं आप बेटा? जी अपनी। अब आपने मुझे कहा था कि सीनियर्स ने कहा है कि ब्लास्ट सेल ज्यादा होते हैं जब हम स्मेयर देखते हैं। अब देखो, अगर आप सीएमएल में देखो तो आपको यहाँ ब्लास्ट सेल्स नजर आएंगे। ठीक है। क्यों नजर आएंगे? क्योंकि यहाँ पे जो आपके ब्लास्ट हैं उसकी इंक्रीज प्रोलिफरेशन हो रही है, बट जो साथ साथ डिफरेंशिएट भी हो रहे हैं, कन्वर्ट भी हो रहे हैं। लेकिन जब तक वो कन्वर्ट नहीं होते, आपकी जो बोन मैरो है उसमें हाइपर सेलुलरिटी होगी। वहां पे पहले अगर 5% थे तो अब उससे ज्यादा आपको ब्लास्ट नजर आएंगे, बेशक वो बाद में मैच्योर हो जाएंगे। ठीक। अब समटाइम्स ये होता है कि यही क्रॉनिक फेज एक्यूट फेज में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको वो आगे बताती हूँ डिटेल से। अब जब वो एक्यूट फेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप ये क्रॉनिक ल्यूकीमिया एक्यूट ल्यूकीमिया में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये भी रीजन है कि समटाइम्स आपको जो पेरिफेरल स्मेयर है उसमें भी ब्लास्ट नजर आएंगे, और मोर देन 20% नजर आएंगे। ठीक है। अब इसमें मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या है? मोस्ट कॉमन जो कॉजेज हैं वो वही हैं जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। सिर्फ फर्क क्या है कि म्यूटेशंस डिफरेंट होंगी, ट्रांसलोकेशन डिफरेंट होंगी। अब पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकती है कॉज। ठीक। लेकिन पॉइंट म्यूटेशन बहुत ही कम परसेंटेज बनाती है ल्यूकीमिया की। जो सीएमएल में मोस्ट कॉमन कॉज है वो होता है ट्रांसलोकेशन, और वो भी स्पेसिफिकली उस ट्रांसलोकेशन में 90% जो केसेस होते हैं वो ट्रांसलोकेशन 922 के होते हैं। किसी बच्चे को याद है हमने ये ट्रांसलोकेशन कहाँ डिस्कस की थी? ट्रांसलोकेशन 922 एएमएल में आपकी। एयर
सीधी कल ही डिस्कस की है, और मैंने बताया भी था कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ALL की क्लासिफिकेशन है। ALL क्या बेटा, ALL में डिस्कस किया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि ALL में ये जो ट्रांसलोकेशन है ये माइनर केसेस बना रही है, लेकिन CML में मेजर कॉज ही यही ट्रांसलोकेशन है, 9 ट्रांसलोकेशन 922, जिसमें क्रोमोसोम 9 और क्रोमोसोम 22 के जीन्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे। और कौन से जीन? BCR ABL1, ठीक है। BCR जीन एक क्रोमोसोम और ABL1 जीन दूसरे क्रोमोसोम पे ये क्या करेंगे, ये अपनी लोकेशन चेंज करेंगे और फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और जो नतीजतन हमारे पास नया जीन बनेगा उसको कहते हैं BCR-ABL1 जीन। BCR-ABL1 जीन, अब ये पहले दो जीन थे, अब ये इकट्ठे मिलके एक जीन बन गए। और जो क्रोमोसोम एबनॉर्मल क्रोमोसोम हमें हमारे पास आया है उसको कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है ये है कौन सा वाला, 22 या फिर 9? तो बेटा जो 22 क्रोमोसोम है वो आपके पास फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, ठीक। अब देखो इसमें होता क्या है एक्चुअली, कि यहाँ से BCR का जीन एक पार्ट आएगा और आके इधर लग जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ से ABL का जीन आएगा और इधर लग जाएगा, यानी एबनॉर्मेलिटी दोनों में आई है, ठीक है। लेकिन जो ये एबनॉर्मल जीन है ये ज्यादातर रीजन बनता है इसका CML का, और इसी का नाम हम रखते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसका कोई नाम एज सच नहीं रखा गया, लेकिन एबनॉर्मेलिटी इसमें भी आएगी, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको बात इसलिए बताई है कि कोई अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा वाला एबनॉर्मल जीन फिला सॉरी कौन सा वाला एबनॉर्मल क्रोमोसोम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहलाता है, तो आपको पता हो, MCQ में आ सकता है कि क्रोमोसोम नंबर 22 है। लेकिन अगर आपके पास पेपर में रिटर्न आता है तो आप रिटर्न में जस्ट आप इतना लिख दो कि BCR-ABL1 जीन के फ्यूजन इवेंट से ट्रांसलोकेशन 922 क्या कॉज कर रही है? CML। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जी आप ही। हाँ जी आपकी। हाशिर मैं आपको जवाब देती हूँ बेटा, जब लैब लैब फाइंडिंग की तरफ जाते हैं ना मैं बताती हूँ। अच्छा, अब देखें मैंने अब तक क्या बताया, मैंने अब तक ये बताया है कि CML क्या है, क्रॉनिक ल्यूकीमिया, ठीक है। मैंने बताया CML क्रॉनिक ल्यूकीमिया, क्रॉनिक है तो इसकी स्लोअर प्रोग्रेशन है। अब ये सारे ल्यूकीमियास में से सिर्फ 15% बनाता है, किसी भी एज पे हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो इसका ऑनसेट है वो 40 to 60 ईयर्स की एज में है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि ये वैसे तो ये क्रॉनिक है और हमें ये होना चाहिए कि मोस्ट इसकी म्यूटेशन किसी लेट स्टेज में जाके हो, लेकिन इसमें जो एक हैरान कुन चीज है वो ये है कि इसमें म्यूटेशन अर्ली स्टेज में ही होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइलॉइड ब्लास्ट सेल है उधर ही म्यूटेशन हो गई, लेकिन उस म्यूटेशन ने ना सिर्फ इंक्रीज इन प्रोलिफरेशन किया बल्कि साथ साथ क्या किया, इंक्रीज इन डिफरेंशिएशन भी कर रहा है। पहले अगर डिफरेंशिएशन फॉर एग्जाम्पल एट अ रेट ऑफ 2 हो रही थी तो अब उससे तकरीबन 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, ठीक। इसके नतीजे में होगा क्या, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे ड्यू टू प्रोलिफरेशन, और ड्यू टू इंक्रीज डिफरेंशिएशन वो मैच्योर होंगे इन इंक्रीज नंबर। अब इससे हो ये रहा है कि आपके पास ऑल सेल लाइंस, ऑलमोस्ट ऑल सेल लाइंस एक्सेप्ट RBC, ठीक है, बाकी जितने भी माइलॉइड लीनिएज की सेल लाइंस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, जिसके नतीजे में ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगी, इंक्रीज WBC। अब मुझे ये बताएं, अब तक आपने कोई ऐसी चीज पढ़ी जिसके सिम्टम्स अपेयर हो? ना यहाँ पे कोई ऐसी चीज आ रही है, ना यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइट्स की कमी आ रही है इन्फेक्शन हो, ना यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आ रहा है कि जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, ना आपने यहाँ पे अभी तक देखा कि जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं उसका कोई मसला हो। तो कोई सिम्टम्स अपेयर होंगे बच्चों? इसकी मजे की बात ये है कि CML का पता नहीं चलता। CML का पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं आते, ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है। अब एसिम्टोमेटिक होता है तो फिर पता कैसे चलेगा? आपने कभी सुना है कि बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जिनकी एक ना वो होती है,
इनकी स्कीम्स होती हैं कि इन्होंने हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अपना रूटीन चेकअप कराना है, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस हुई हुई होती है इनकी और बहुत सारे कंपनीज के रूल्स होते हैं। तो वो अपने सारे जो जो भी वर्कर्स होते हैं उनकी 3 to 6 मंथ बाद स्क्रीनिंग कराते हैं, ठीक है। या समटाइम्स शौक शौक में लोग सीबीसी करा लेते हैं, जैसे कि आप लोग जब न्यू न्यू आते हो, कॉलेज में हो, तो कहते हो चलो हम सीबीसी करा लें, हमें पता चले हमारी एचबी कितनी है, हमें पता चले कि भाई हम लोग कितने हेल्थी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कोई रूटीन चेकअप हुआ, रूटीन चेकअप के लिए जब सीबीसी कराई तो पता है क्या पता चला, ल्यूकोसाइटोसिस है। हालांकि सिम्टम्स कोई नहीं है, लेकिन ल्यूकोसाइटोसिस है और इतनी ज्यादा है कि वो 200 तक एक्सीड कर गई है। यहाँ पे आता है वो अलार्मिंग पॉइंट, जहाँ पे डॉक्टर जो है वो अलर्ट होता है और पेशेंट को बताता है कि भाई कोई मसला है। अब फिर उसके बनवाए टीएस, उसमें आपको इस ल्यूकोसाइटोसिस में मोस्टली न्यूट्रोफिल्स और माइलोसाइट्स यानी कि मैच्योर लीनिएज के, सॉरी, थोड़े से डिफरेंशिएटेड टाइप के इमेच्योर सेल्स ये नजर आएंगे। माइलोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ये ज्यादा नजर आएंगे एज कंपेयर टू इमेच्योर सेल्स। इमेच्योर सेल्स भी कुछ होंगे, ठीक है, बट साइट्स और न्यूट्रोफिल्स ये आपको ज्यादा नजर आएंगे। उसके अलावा अब तक हमने जितने भी ल्यूकीमियास पढ़े हैं, हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा कि बेसोफिल इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है सीएमएल का, बेसोफिलिया, कि बेसोफिल भी इंक्रीज हुए हैं। अब क्यों इंक्रीज हुए हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया सारी की सारी सेल लाइंस जो है इंक्रीज हो रही हैं, सारे के सारे सेल लाइंस में साइटोसिस हो रही है। अब बेसोफिल भी ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, बेसोफिल भी इंक्रीज हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट बेसोफिलिया हो जाएगा। दैट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सीएमएल। सीएमएल के अलावा और किसी ल्यूकीमिया में बेसोफिल इंक्रीज नहीं होते, ये एमसीक्यू है, लिख लें। उसके अलावा आपके पास जब आएगा सिनेरियो उसमें बेसोफिलिया मेंशन है, इट मींस सीएमएल। आपके पास मॉड्यूल में क्वेश्चन भी आया था कि लैब फाइंडिंग लिखनी है सीएमएल की, तो उसमें आप सब लिखो, बेसोफिलिया ना लिखो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपने बेसोफिलिया लिखा है, कोई और पॉइंट मिस कर दिया है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि वो जो एग्जामिनर है वो ये देखना चाहता है कि बच्चे को पता है कि बेसोफिलिया इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सीएमएल। बाकी तो सब पता है कि हाँ सेल बहुत ज्यादा ज्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो नॉर्मल सेल्स हैं उसको टाइम नहीं मिलेगा ग्रो करने का, स्पेस नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, जिसके नतीजे में एनीमिया हो जाएगा। सब में देखा है हमने, ठीक। लेकिन क्या इसको पता है बच्चे को कि प्लेटलेट्स भी इंक्रीज हो सकते हैं? बाकी सब में तो हम ये देख रहे थे ना कि प्लेटलेट्स को भी स्पेस नहीं मिलेगी। अब ये प्लेटलेट्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, समटाइम्स डिक्रीज भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के म्यूटेशन कौन सी है। समटाइम्स प्लेटलेट्स नॉर्मल हो सकते हैं। जितनी भी इंक्रीज प्रोलिफरेशन है, इंक्रीज डिफरेंशिएशन है, वो जस्ट ग्रेन्युलोसाइट वाली कैटेगरी में हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो जो आपको सिनेरियो आएंगे इन डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट से आएंगे, एग्जामिनर आपकी क्लैरिटी देखना चाहेगा। बाकी सारा कुछ वही ल्यूकीमियाज वाला होगा कि बोन मैरो भी हाइपर सेलुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे बोन मैरो क्यों हाइपर सेलुलर है? हाँ, ब्लास्ट सेल्स बेशक इसमें ज्यादा आपको उतने नहीं नजर आएंगे, लेकिन हाइपर सेलुलर जरूर होगा ग्रेन्युलोसाइट से, क्योंकि वो तो इंक्रीज इन नंबर है ना, चाहे वो मेच्योर है, बट प्रोलिफरेशन ज्यादा है तो उनके नंबर भी ज्यादा है। और अगर ल्यूकोसाइटोसिस ब्लड में हो रही है, ठीक है, इट मीन्स कि पहले बोन मैरो में भी वो सेल ज्यादा है, बोन मैरो हाइपर सेलुलर है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? जी आप। अब ये मेरी बात आप याद रखिएगा कि एसिम्टोमेटिक होता है सीएमएल, ये सिनेरियो में आ सकता है कि पेशेंट है उसको कोई खास सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उसने सीबीसी कराई है, उसको ल्यूकोसाइटोसिस नजर आई है अप टू 200। उसके अलावा बेजोफीलिया है, नाइट स्वेट्स हैं उसको, क्या डायग्नोसिस होगी? तो आप प्रोविजनल डायग्नोसिस में सबसे ऊपर सीएमएल लिखोगे, ठीक है। डिफरेंशियल भी आती है, प्रोविजनल भी आती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि कॉज में एक हमारे पास बीसीआर ABL1 की ट्रांसलोकेशन थी, सॉरी फ्यूजन इवेंट था BCR ABL1 का,
और ट्रांसलोकेशन हो रही थी क्रोमोसोम 9 और 22 की। ठीक, ये सबसे कॉमन कॉज है, लेकिन इसके अलावा कुछ और म्यूटेशंस भी हो सकती हैं। अब ये म्यूटेशन अगर सबसे ज्यादा है BCR-ABL1, तो अगर आपको कहीं BCR-ABL1 मेंशन की गई हो तो आपने आंख बंद करके सबसे पहले CML लगाना है, क्योंकि मेजर कॉजेज में, सॉरी, मेजर जो इवेंट्स हैं जो कि BCR-ABL1 कर रहा है, ये CML करता है। माइनॉरिटी केसेस ऑफ ALL जो है वो BCR-ABL1 से हो रहे हैं, बट वो माइनॉरिटी केसेस हैं। ठीक, अब ये इवेंट हुआ तो इसके नतीजे में होता क्या है कि CML हो जाता है। BCR-ABL1 एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अब वो जो प्रोटीन है वो लार्जर साइज की है, और जब वो लार्जर साइज की है तो उसकी एक्टिविटी भी इनहांस होगी। अब जो नॉर्मल प्रोटीन बनाता था ABL1, वो नॉर्मल प्रोटीन थी 145 किलो डेल्टन की। अब जब ये फ्यूजन हुई और एबनॉर्मल प्रोटीन बन रही है, वो है 210 किलो डेल्टन की। साइज में फर्क है तो एक्टिविटी में भी फर्क होगा। अब इस प्रोटीन का क्या काम था? इसका काम था टायरोसिन काइनेज, एक एंजाइम होता है टायरोसिन काइनेज, उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करना। अब जब ये एबनॉर्मल प्रोटीन बनी तो ये क्या करेगी? इंक्रीज टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी शो करेगी, इंक्रीज टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। अब ये जो इंक्रीज टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके जो सेल्स होते हैं, ये आपके सेल्स हैं जिन्होंने आगे से मल्टीपल सेल्स बनाने हैं। ठीक है, इनके ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ होता है जिसको कहते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। अब इस टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पे एंजाइम आके लगता है टायरोसिन काइनेज। जब ये आके इसके ऊपर अटैच होगा टायरोसिन काइनेज, तो इस सेल को एक्टिव कर दिया जाएगा और ये सेल क्या करेगा? ग्रो करेगा, डिफरेंशिएट भी करेगा, प्रोलिफरेट भी करेगा। अब जब एबनॉर्मल प्रोटीन ने टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी को इनहांस कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा टायरोसिन काइनेज आके अटैच होगी और एबनॉर्मल एक्टिविटी होगी सेल की। जब एबनॉर्मल सेल की एक्टिविटी है तो इनहांस प्रोलिफरेशन और इनहांस डिफरेंशिएशन होगी। अब बहुत सारे सेल बनेंगे। समझ आई ये बात मेरी? बात रिपीट। बेटा मैंने ये कहा है, ये आपका सेल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कंसीडर कर लें, ये माइलोब्लास्ट है। इसके ऊपर रिसेप्टर होता है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। उस रिसेप्टर का काम होता है, सॉरी, उस रिसेप्टर के ऊपर आके लगता है एक एंजाइम जो उसका सबस्ट्रेट है, टायरोसिन काइनेज। उस टायरोसिन काइनेज की अटैचमेंट से ये सेल एक्टिव होगा और ये ग्रो करेगा। अब BCR-ABL1 ने एक नेगेटिव प्रोटीन बनाई है जो कि इंक्रीज टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी शो करेगी। इंक्रीज टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी से क्या होगा? ये सेल ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगा। अब जब ये सेल ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगा तो क्या होगा? अनकंट्रोल्ड डिवीजन, जो कि मेलिग्नेंसी होती है, कैंसर होता है, ये बताया मैंने। ठीक है, अब ये BCR-ABL1 जीन ये काम करा रहा है। अब इस BCR-ABL1 जीन या फिर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की डिटेक्शन के लिए हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं जो कि हमारी जेनेटिक्स से रिलेटेड है। PCR करा सकते हैं, जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR कराएंगे तो हमें ये ट्रांसलोकेशन मिल जाएगी। ठीक, फिश, फिश का मतलब होता है फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है। या फिर हम कैरियोटाइपिंग करके फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम को अंडर माइक्रोस्कोप भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निक सिर्फ जस्ट आप नेम याद कर लें कि किस तरीके से हम इस फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम और ट्रांसलोकेशन का पता लगा सकते हैं। अब मैं आपको ये बात तो बता चुकी हूँ कि इसकी जो डायग्नोसिस होती है इंसिडेंटली होती है, किसी और पर्पस के लिए कराई तो पता चला कि बहुत ज्यादा ल्यूकोसाइटोसिस हुई हुई है विद प्रीडोमिनेंट बेसोफिलिया, तो डॉक्टर जो है वो परेशान हो जाएगा और पेशेंट को भी परेशान कर देगा। ठीक है, उसके बाद वो फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या कर सकता है। उसमें वो उसका बोन मैरो एस्पायरेट लेगा, बोन मैरो बायोप्सी। ठीक, जब वो उसको देखेगा, फिल्म भी बनाएगा और उसके मॉलिक्यूलर मार्कर सब कुछ कराएगा। फिल्म में उसको नजर आएगा हाइपोसेलुलर, हाइपर सेलुलर बोन मैरो एस्पायरेट,
और फिर जब उसकी मजीद साइटोजेनेटिक एनालिसिस कराएगा और पीसीआर कराएगा तो उसको वो एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक तो हमने कर लिया वो केसेस जो BCR ABL1 से होते हैं, लेकिन कुछ माइनॉरिटी केसेस होते हैं जिसमें लाजमी नहीं है कि BCR ABL1 ही हो। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो BCR ABL1 नेगेटिव केसेस होते हैं। उसमें कौन कौन सी म्यूटेशन हो सकती है? RUNX1 म्यूटेशन हो सकती है, IKZF1 म्यूटेशन हो सकती है, ASXL1 म्यूटेशन हो सकती है। ठीक, ये वो म्यूटेशंस हैं जो कि माइनर केसेस ऑफ CML कराते हैं, लेकिन ये जो केसेस हैं इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है। CML का मैंने आपको BCR ABL1 का मैंने कल बताया था कि अगर तो ये CML में है BCR ABL1 तो ये अच्छी प्रोग्नोसिस देगा कि पेशेंट जो है वो रिकवर कर सकता है, क्रॉनिक फेज में रहेगा ना। लेकिन अगर ALL में है तो पुअर प्रोग्नोसिस है, कल बताया था मैंने, किसी को याद हो? किसी को भी याद नहीं है, मैं दोबारा बता देती हूँ। अगर तो BCR ABL1 CML में है तो अच्छी प्रोग्नोसिस है, लेकिन अगर ALL में है तो बुरी प्रोग्नोसिस है। ठीक, अब इसी तरीके से अगर तो BCR ABL1 पॉजिटिव केसेस हैं CML में तो अच्छी प्रोग्नोसिस है, लेकिन अगर BCR ABL1 के अलावा कोई और म्यूटेशन है तो पुअर प्रोग्नोसिस है। वजह यह है कि बाकी जितनी भी म्यूटेशंस हैं ये क्रॉनिक से इस ल्यूकीमिया को ले जाती हैं एक्यूट फेज में, कन्वर्जन हो जाती है, क्रॉनिक से एक्यूट फेज में कन्वर्जन हो जाती है। और मोस्टली पेशेंट जो CML के होते हैं वो CML की वजह से नहीं मरते, वो इस वजह से मरते हैं कि वो उनकी डेथ इस वजह से होती है कि उनका जो ल्यूकीमिया है वो एक्यूट फेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब वो लाजमी नहीं है कि अगर पहले CML था तो अब एक्यूट में जाके वो AML हो, वो ALL भी हो सकता है, वो AML भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब ALL के केसेस कम है, AML की कन्वर्जन ज्यादा है, लेकिन अगर अब कन्वर्जन हो गई है ALL में तो उसकी ट्रीटमेंट हम CML की तरह नहीं करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे ALL की होती है। और अगर AML में कन्वर्जन हो जाती है तो वैसे ही करेंगे जैसे AML की ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि कन्वर्जन किस तरीके से होती है और क्यों होती है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी और बातें छोटी छोटी बता दूं। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं बेटा। अब मैंने आपको बताया है कि इसके कोई ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते। जब स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते तो हमें पता भी नहीं चलता कि CML हो रहा है अनटिल एंड अनलेस कोई ओकेजनल CBC करा ली। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ल्यूकोसाइटोसिस है कुछ ना कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे, बेशक उससे पता नहीं चलेगा कि CML है, पेशेंट को पता नहीं चलता, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। वो क्या है? हाइपर मेटाबॉलिज्म के सिम्टम्स आते हैं। हाइपर मेटाबॉलिज्म मतलब आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा। जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो वेट लॉस होता है। ठीक है, उसके अलावा एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती, उसकी वजह से जो है आपका जो वेट है वो दिन ब दिन कम होता है। नाइट स्वेट, बहुत ज्यादा रात को पसीना आना। ठीक, सुस्ती होना, लेसीट्यूब, सुस्ती होना। उसके अलावा एंजाइटी होना, इसमें नहीं लिखा हुआ, ठीक है, एंजाइटी होगी। ये सारे सिम्टम्स हैं नॉन स्पेसिफिक, ये लाजमी नहीं है CML में हो, ये मल्टीपल चीजों में हो सकते हैं और हो सकता है कभी कभी ये सिर्फ एंजाइटी के सिम्टम हो। ठीक है, इसलिए इन सिम्टम्स की बेस पे आप कभी भी CML को डायग्नोज नहीं कर सकते। अच्छा, अब स्प्लीनोमेगैली भी हो सकती है। अब स्प्लीनोमेगैली क्यों होगी? क्योंकि बहुत ज्यादा ल्यूकोसाइटोसिस हुई हुई है। अब वो ल्यूकोसाइट्स जाएंगे और स्प्लीन में जाके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब स्प्लीन में एक्यूमुलेट होंगे तो स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो स्प्लीनोमेगैली है ये एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन और इनडाइजेशन के साथ एसोसिएटेड होगी। मीन्स कि अगर ये स्प्लीनोमेगैली हुई हुई है तो इसकी वजह से जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमेन है, उसमें पेन भी होगा, सही से हाजमा भी नहीं होगा और बेचैनी भी रहेगी। ठीक, लेकिन फिर वही बात के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, कहीं पे भी ये नहीं शो कर रहा कि कोई ल्यूकीमिया रिलेटेड चीज है। फीचर्स ऑफ अनीमिया होंगे,
क्योंकि मैंने बता दिया कि आरबीसी कम बनेंगे, बाकी सेल लाइंस जो है वो इंक्रीज होंगी। ठीक। अब फीचर्स ऑफ अनीमिया में क्या है? डिस्निया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेलर, फटीग, वीकनेस। अब वैसे तो मैंने आपको कहा है कि मोस्टली केसेस में प्लेटलेट्स इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन जिस केस में प्लेटलेट्स डिक्रीज होंगे उस केस में क्या होगा कि ब्रूजिंग हो सकती है। एपिटेक्सिस, एपिटेक्सिस कहते हैं नोज ब्लीडिंग को, कि नाक से खून बहना शुरू हो जाए। हेमरेज, हेमरेज कहते हैं ब्रेन में कोई क्लॉट बन जाए। ठीक। इसी तरीके से कहीं पे कट लगा तो वहां पे भी ब्लीडिंग टाइम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि मोस्टली ल्यूकीमियास में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, सीएमएल में भी बढ़ा हुआ होगा। अब जब सीएमएल में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा और ये क्रॉनिक है, क्रॉनिक है मींस लंबे टाइम तक चलेगा, तो यूरिक एसिड की लंबे टाइम तक एक्यूमुलेशन की वजह से गाउट हो सकता है। गाउट एक बीमारी है जिसमें जोड़ों में यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, आपके जॉइंट्स में, और जॉइंट स्टिफ और पेनफुल हो जाते हैं। ठीक। और अगर यही यूरिक एसिड किडनीज में एक्यूमुलेट हो गया तो किडनीज इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, विजुअल डिस्टरबेंसेस हो सकती हैं, देखने में मसला आ सकता है। ठीक है। अब देखो ये वाले जो फीचर्स हैं ये सारे के सारे नॉन स्पेसिफिक हैं, बाकी जितने भी थे उस सब में आपने देखा था वो स्पेसिफिक थे। बच्चों यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो? अब हम आ जाते हैं इसके एक्सेलरेटेड और एक्यूट फेज की तरफ। Sometimes due to mutations other than BCR-ABL1, BCR-ABL1 म्यूटेशन नहीं है लेकिन उसके अलावा कोई म्यूटेशन है, जैसे हमने पीछे पढ़ा IKZF1 म्यूटेशन थी, RUNX1 म्यूटेशन थी। ठीक है। इस किस्म की कोई म्यूटेशन होती है ना, तो मोस्टली ये होता है कि आपने ऊपर देखा ब्लास्ट सेल, ऊपर ब्लास्ट सेल में म्यूटेशन हो रही थी, ठीक है, इंक्रीज प्रोलिफरेशन थी, लेकिन वो इंक्रीज प्रोलिफरेशन के साथ साथ इंक्रीज डिफरेंशिएशन भी थी। समटाइम्स ऐसी म्यूटेशन जो BCR-ABL1 के अलावा हो उसमें क्या होता है कि शुरू में तो क्या होता है, इंक्रीज प्रोलिफरेशन भी है और इंक्रीज डिफरेंशिएशन भी है, लेकिन साथ साथ एक से ज्यादा म्यूटेशन एक्यूमुलेट होती हैं जाती जब BCR-ABL1 नेगेटिव केसेस हैं तब। अब BCR-ABL1 नेगेटिव केसेस में एक से ज्यादा म्यूटेशन एक्यूमुलेट होने की वजह से जैसे जैसे टाइम पास करता है डिफरेंशिएशन कम होती है और प्रोलिफरेशन बढ़ती है जाती। स्टार्ट में तो सेल डिफरेंशिएट हो रहे हैं, बट विद पैसेज ऑफ टाइम जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होना बंद हो जाते हैं और जस्ट ब्लास्ट सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं। एट दिस स्टेज जब आपके पास मल्टीपल म्यूटेशन एक्यूमुलेट हो गई हैं, डिफरेंशिएशन बंद हो गई है, ब्लास्ट सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा और जब वो 20% से एक्सीड करेगा तो हम उसे कहेंगे कि एक्यूट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। अब वो एक्यूट ट्रांसफॉर्मेशन लिम्फोजेनिक भी हो सकती है, माइलोजेनिक भी हो सकती है, AML भी हो सकता है, ALL भी हो सकता है। ठीक। समटाइम्स यही फिनोमेना हो रहा है लेकिन ब्लास्ट सेल्स 20% से एक्सीड नहीं किए, लेस देन 20% है, 10 to 19% के बीच में, तो हम इसको एक्यूट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि 20% से एक्सीड नहीं किया। अब हम इसको नाम देंगे एक्सेलरेटेड फेज। ठीक है। लेकिन ये दोनों फेज ही डेंजरस हैं। एक्यूट फेज में मोस्टली डेथ हो जाती है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेटेड फेज का एक फायदा ये है कुछ महीने तक ये एक्सेलरेटेड रहता है, उसके बाद दोबारा ये क्रॉनिक फेज में चला जाता है। अगर क्रॉनिक फेज में चला जाए तो पेशेंट की रिकवरी हो सकती है, एक्यूट वाले की मुश्किल है। ठीक। अब एक्सेलरेटेड फेज में भी यही होगा, बेजोफिलिया होगा, एनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, मैरो जो है वो फाइब्रोटिक होना स्टार्ट हो जाएगा, मैरो की फाइब्रोसिस होगी, नॉर्मल मैरो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है।